नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक आरोह की कविता कविता के बहाने की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। सर्वप्रथम हम कुंवर नारायण जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर सन 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह है, आत्मजयी प्रबंध काव्य है, आकारों के आसपास इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि सम्मानों से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उन्होंने उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता दी है। यहाँ पर कुंवर नारायण जी की दो कविताएं दी गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने और दूसरी बात सीधी थी पर। आज हम उनकी कविता के बहाने की व्याख्या करेंगे, जो कि उनके संग्रह इन दिनों से ली गई है। वो बताते हैं कि आज का समय कविता की वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा है। चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। उनकी कोई सीमा नहीं है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी उसी प्रकार शब्दों का खेल है, और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। आइए अब कविता का अध्ययन करें। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। इन पंक्तियों में कवि कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से करते हुए कविता की उस उड़ान को श्रेष्ठ बता रहे हैं। कवि कविता में कल्पना शक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कविता एक उड़ान है और उसकी उड़ान चिड़िया की अपेक्षा असीमित होती है। कि चिड़िया की उड़ान तो सीमित होती है, उसकी एक निश्चित सीमा होती है, पर कविता की उड़ान इतनी ऊंची होती है कि बेचारी चिड़िया उसके ओर छोर को नहीं जान पाती, क्योंकि कवि अपनी कल्पनाओं के माध्यम से कहीं पर भी उड़ान भर सकता है। कि वो घर के अंदर बाहर किसी भी घर के बारे में, प्रकृति के बारे में उसे नए नए भाव, नए नए रंग, नए नए विचार आते हैं, और अपनी कल्पनाओं के माध्यम से वो अपनी कविता की उड़ान को इतना ऊंचा कर देता है कि चिड़िया उसके विषय में, उसकी सीमाओं के बारे में नहीं जान पाती, और उस कविता का विस्तार चिड़िया की समझ से परे है कि वो उसको नहीं समझ पाती। क्योंकि कविता किसी के भी बारे में लिखी जा सकती है, कभी इस घर के बारे में लिखी जा सकती है तो कभी उस घर के। अर्थात कविता में घर घर की कहानियां वर्णित होती हैं। कविता कल्पना के पंख लगाकर सब जगह घूम आती है, और यह बात उस बेचारी चिड़िया की समझ से परे है। कि इसको माने का अर्थ होता है मतलब, कि इस उड़ान का मतलब वो चिड़िया नहीं समझ पाती। ये उसकी समझ से परे है कि प्रकृति ससीम होती है। कविता की उड़ान
व्यापक होती है और चिड़िया इस व्यापकता को नहीं समझ पाती। इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि चिड़िया की उड़ान तो प्राकृतिक है, उसकी सीमा है और वह खुले आकाश में विचरण तो कर सकती है, लेकिन हृदय की जो हमारी भावनाएं हैं, जो सूक्ष्म भावनाएं हैं, उनमें वो प्रवेश नहीं कर पाती। जबकि कविता हमारी सूक्ष्म भावनाओं में भी प्रवेश कर पाने में संभव होती है, क्योंकि कविता पंख लगाकर कभी मानव मन के अंदर प्रवेश करती है तो कभी समाज के घर घर में प्रवेश कर लेती है और इसी कारण उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान की अपेक्षा व्यापक है। काव्यांश की भाषा अत्यंत सरल, सुगम और प्रवाहमयी है। कविता का इसमें कवि ने मानवीकरण किया है और कविता के पंख लगाने में रूपक अलंकार है। बाहर भीतर, इस घर उस घर में रावण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। छंद मुक्त कविता है, साहित्यिक खड़ी बोली है और चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। महकना अर्थात सुगंध, बिखेरना। कवि कहता है कि जिस प्रकार फूल खिलते हैं उसी तरह कविता भी खिलती है, पल्लवित होती है, पुष्पित होती है। उसमें भी नए नए रंग, भाव और सौंदर्य भर आते हैं कि फूलों के समान कविता भी खिलती है। लेकिन फूल में और कविता में इतना अंतर है कि फूल ससीम होता है कि अर्थात वो कुछ समय पश्चात महकना, सुगंध बिखेरना बंद कर देता है, लेकिन कविता का प्रभाव चिरस्थायी होता है कि वो काफ़ी लंबे समय तक अपना प्रभाव छोड़ती है। तो वो बिना मुरझाए हर युग में अपनी खुशबू बिखेरती है। उस पर किसी भी काल भाषा का कोई प्रभाव नहीं होता। वो अपने भावों की खुशबू हमेशा बिखेरती रहती है कि अपने भावों की खुशबू से महकती रहती है और उसका प्रभाव चिरस्थायी रहता है कि वो काफ़ी लंबे समय तक लोगों के ऊपर, समाज के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ने में सक्षम होती है। जबकि इसके विपरीत फूल खिलता है, पल्लवित होता है कि खुशबू बिखेरना वो शुरू करता है, लेकिन कुछ समय बाद उस फूल को मुरझा जाना होता है कि वो कुछ समय पश्चात मुरझा जाता है, उसकी खुशबू समाप्त हो जाती है, वो नष्ट हो जाता है। तो उसका प्रभाव कुछ ही समय तक रहता है। इसके विपरीत कविता का प्रभाव काफ़ी लंबे समय तक रहता है। इसलिए कवि कहता है कि कविता के खिलने को फूल नहीं समझ पाता। फूल तो बेचारा एक दिन गंध रहित हो जाता है कि उसकी खुशबू समाप्त हो जाती है, किंतु कविता बिना मुरझाए महकती रहती है। वो घर के भीतर बाहर हर घर द्वार पर अपनी भाव सुगंध बिखेरती रहती है और इसके बारे में बेचारा फूल कुछ भी नहीं जान पाता। जिस प्रकार फूल सबको खुशबू देता है, प्रसन्नता देता है, वैसे ही कविता भी सबको भावों से भर देती है, प्रसन्न कर देती है, अपनी महक बिखेरती है। लेकिन फूल का प्रभाव कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, किंतु कविता का प्रभाव काफ़ी लंबे समय तक चलता है। इसलिए फूल से कविता अधिक मूल्यवान है कि कविता तो वह फूल है जो बिना मुरझाए सब और महका करती है। फूल की सुगंध सूखने पर नष्ट हो जाती है, किंतु कविता अनंत काल तक सुगंध बिखेरती रहती है। बाहर भीतर, इस घर उस घर में रावण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है और कविता का खिलना भला फूल क्या जाने में लावण्य की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, छंद मुक्त कविता है, भाषा सरल सुगम है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर,
सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अब कवि कहते हैं कि जहाँ भी रचनात्मक ऊर्जा होगी, अर्थात जहाँ भी कोई ऐसा रचनात्मक कार्य होगा, लेखन का, कविता लिखने का, कोई भी इस तरह का कार्य होगा, वहाँ काल की, भाषा की, स्थान की, देश की ये सभी सीमाएं टूट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और इस बात को वो बच्चों के खेल के माध्यम से बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार बच्चे खेलते हैं और खेलते खेलते वो किसी भी समय सीमा में नहीं बंधते, उसी प्रकार कवि भी शब्द कीड़ा करता है कि जिस प्रकार बच्चे खेलते हैं उसी प्रकार कवि शब्दों से खेलता है। वह शब्दों के, भावों के, विचारों के नए नए खेल खेलता रहता है। और जैसे बच्चे खेलते हुए कभी किसी के घर में और कभी किसी के घर, कभी घर के अंदर और कभी बाहर भागते हैं, और वो सभी घरों में समान रूप से खेलते कि उनके मन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। अपने पराये का, जाति का कोई भेदभाव वो बच्चे नहीं करते। वो अपने खेल से सभी को अपना बना लेते हैं। उसी प्रकार कविता की रचनात्मकता में भी कोई बंधन नहीं होता कि उन्हीं बच्चों के अनुसार कवि भी खेल खेलता है, और उसका खेल है शब्दों का खेल। वो अपने शब्दों के माध्यम से अपने मन के, बाहरी संसार के, अपनों के, परायों के, सब घरों के मनोभावों को वाणी प्रदान करता है। वह सबको समान मानकर उनकी भावनाओं को व्यक्त कर देता है। जिस प्रकार बच्चे खेलते हुए आपसी भेदभाव, अंतर और जो ये अलगाव की भावनाएं हैं इनको समाप्त कर देते हैं, और सभी घरों में एक जैसे अपनत्व की अनुभूति करते हैं, अपनी आत्मीयता से सभी को अपना बना लेते हैं, अपने पराये का भेद भूल जाते हैं, और वे सभी घरों में अपने घर जैसा अधिकार मानने लगते हैं। उसी प्रकार कवि भी कविता लिखते हुए जन समाज के सारे भेदभावों को भुला देता है, और तब वो कविता के माध्यम से समाज की अपनी भावनाओं को उड़ान प्रदान करता है। और ये कविताएं लोगों को आपस में बांध देती हैं कि उनमें आत्मीयता का, प्रेम का संचार करती हैं, उनके आपसी भेदभावों को समाप्त कर देती हैं। कविता में भी अपने पराये का कोई भेद नहीं होता। वह सबके सुख दुख को व्यक्त करती है, और वह सर्वजन हिताय होती है कि सभी के हित के लिए लिखी जाती है। काव्यांश की भाषा सरल, सुगम है। कविता छंद मुक्त है। बाहर भीतर, इस घर उस घर में रावण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है, और बच्चों के बहाने में बावर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। आशा है यह कविता आपको स्पष्ट हो गई होगी। धन्यवाद।